like a Hellcat. सो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैजुन बाघा से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर चुका है कि वो बाघा को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए योलमो का फादर बनना चाहता है। मगर बाघा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो सदमे में थी कि इतना रिच पर्सन भला मुझ जैसी गरीब विधवा लड़की को कैसे लाइक कर सकता है। इसलिए हैजुन को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगी, ये कहकर कि पर मैं तुम्हें 1% भी इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए प्लीज अभी यहाँ से जाओ। हैजुन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, यानी मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, तभी तो कॉल पर मेरी आवाज़ सुन तुम रो पड़ी थी। तो इस पर बाघा ने जवाब दिया कि उस टाइम मैं बहुत उदास थी, इसलिए अगर तुम्हारी जगह कोई और दूसरा पर्सन भी होता तो तब भी मैं रो जाती। मगर हैजुन फिर भी मानता नहीं और बोलता है कि तुम मुझे अपना समझती हो, इसलिए मेरी आवाज़ सुन अपने आंसू रोक नहीं पाई। मगर अब क्योंकि बाघा इस टाइम हैजुन के लव कन्फेशन को सुन सदमे में है, इसलिए उसे वहाँ से जाने को बोलती है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, बल्कि सुबह होने से पहले अपने काम को पूरा करना है, इसलिए तुम प्लीज यहाँ से जाओ। तो तब हैजुन सीरियस होकर बाघा को देखने के बाद चुपचाप वहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ना, जिन्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि इंजी नाकवान में रहती है, इसलिए उन्होंने इंजी से उस जगह को छोड़ने के लिए बोला एंड पूछते हैं कि वैसे क्या ये बेबी तुम्हारा है। मगर इंजी क्लियर करती है कि ये मेरा नहीं बल्कि किसी और का है, जिसका मैं बस ध्यान रख रही थी एंड मैं ऐसे कैसे नाकवान छोड़ सकती हूँ जबकि मैं वहाँ पूरे 20 साल से रह रही हूँ। मेरी मॉम माकरे बुरा मान जाएंगी। कि तभी एक सबसे बड़ा सच रिवील हुआ कि मिस माकरे इंजी की बायोलॉजिकल मदर नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ इंजी को अपनी बेटी बना रखा है। इसलिए इंजी डरी हुई थी कि अगर मैं अचानक घर छोड़ के जाऊंगी तो इससे मॉम माकरे को सदमा पहुंचेगा। मगर प्रेसिडेंट ना मानते नहीं, बल्कि इंजी को जल्द से जल्द नाकवान छोड़ने को बोलते हैं। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस डोही जब जैसी मिस ओहिन के रूम आई हाउसकीपर से कुछ काम बोलने कि तभी हाउसकीपर को पिलो के नीचे से हैरी की फोटो मिली, जिसे देख मिस डोही को सब समझ आ गया कि अच्छा इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। सही है, अब मुझे और आसानी होगी जंग जीतने में। और वहीं दूसरी तरफ मिस ओहिन जो कि हैरी के साथ बार में है, तो यहाँ वो हैरी से अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर करती हैं और ये भी बताती हैं कि वो खुद को कितना अकेला फील करती हैं। एंड देन ड्रंक हालत में बोलते बोलते वहीं बेहोश हो गई। और वहीं दूसरी तरफ बाघा जो कि हैजुन का लव कन्फेशन सुनने के बाद अब भी सदमे में थी, इसलिए अपना सर विंडो पे मारने लगी कि मुझे हैजुन के सामने रोना नहीं था, यानी ना मैं रोती और ना ही हैजुन को गलतफहमी होती। इसलिए फिर वो वापस घर आकर इंजी से इस बारे में डिस्कस करती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा उदास हो और पूरी कोशिश कर रहे हो ना रोने की, मगर तब भी एक पर्सन की आवाज़ सुन रो पड़े तो इसका क्या मतलब होगा। तो इस पर इंजी ने बताया कि इसका मतलब ये कि तुम उस पर्सन को लाइक करती हो। मगर बाघा तब भी इंजी की बात को सच नहीं मानती और बस फिर बाघा को ये सब सोचते सोचते रात हो गई कि तभी उसके पास हैजुन की कॉल आई, जो कि वो भी बाघा के बारे में सोच सोच के परेशान था। इसलिए पूछता है कि तुम्हें पता भी है आज मैंने कितनी हिम्मत करने के बाद तुम्हें अपने दिल का हाल बताया, मगर तुम हो कि तुमने मुझे बिना जवाब दिए वहाँ से भगा दिया। यानी क्या तुम मुझे इजी समझ रही हो? देखो मैं कोई फालतू इंसान नहीं, यानी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार हूँ तो इसका मतलब मैं सच में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बट बाघा जो कि ओवर वर्क करने की वजह से बुरी तरह थकी हुई थी, इसलिए हैजुन को बिना कोई रिप्लाई दिए तभी वहाँ सो गई, जिसको हैजुन बस पुकारता ही रह जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे जब जैसी मिस ओहिन की आंख खुली तो वो एक होटल रूम में थी विद हैरी। एक्चुअली ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से मिस ओहिन बार में ही बेहोश हो गई थी। एंड अब क्योंकि हैरी ना ही उन्हें उनके घर ले जा सकता था और ना ही अपने नाकवान, इसलिए वो उन्हें पास के ही होटल रूम ले आया एंड खुद भी वही सो गया था। मगर मिस ओहिन को लगने लगा कि हैरी ने ये सब जानबूझकर किया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, इसलिए वो उस पर बरस पड़ी एंड हैरी को काफ़ी कुछ सुनाने और बहुत बुरी तरह मारने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। हैरी हैरान था कि पहले इन्होंने ही मुझे बाहर बुलाकर प्रॉब्लम में डाला और अब यही मुझे मारकर चली गई। और वहीं नाकवान गेस्ट हाउस में जहाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी नोटिस करते हैं कि आज मिस माकरे का बिहेवियर मिस्टर बॉक के साथ बिल्कुल चेंज है, यानी लवी डवी टाइप।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सच्चाई जान चुकी हैं कि 50 साल पहले मिस्टर बॉग उन्हें जानबूझकर छोड़ के नहीं गए थे, बल्कि प्रेसिडेंट ना ने उन्हें जाल में फंसाया था। जिन दोनों को साथ में खुश होता देख बाकी सब भी खुश होने लगे। मगर हैरी जब जैसी लेट वापस घर आया तो इस बार इंजी उस पर गुस्सा करती है कि क्या ये कोई टाइम है वापस घर आने का। यानी माना कि तुम किसी रिच लेडी को जाल में फंसा रहे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही उस लेडी से क्लोज हो जाओ। पर हैरी इंजी को उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में बाका जब जैसी वर्क प्लेस आई के तभी देखती है कि हैजुन भी सुबह सुबह वहां आया हुआ है बाका से बात करने के लिए एंड पूछता है कि क्या अब तुम मुझे इग्नोर करने वाली हो जैसे तुमने मुझे रात किया था। तो तब बाका बताती है सॉरी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी इसलिए सो गई थी और अभी मैं बिजी हूँ जिस वजह से बात नहीं कर पाऊंगी। एंड देन वहाँ से चली गई। जिसे जाता देख हैजुन कहता है कि शायद इसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे पहले मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग को ढूंढना होगा, तभी हमारी बात आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने ऑफिस आकर अपनी सेक्रेटरी से वो फाइल मंगाता है जिसके अंदर उस लेडी का नंबर एंड डिटेल्स है जिसने मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग को बाय किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यांग जो कि अपने रूम में थी कि तभी उन्हें प्राइवेट लोन का पोस्टर दिखा। इसलिए ये देख वो समझ गई कि मिस्टर चोई लोन लेने जा चुके हैं। इसलिए यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी सब घर वालों को भी इस बारे में बता देती हैं कि प्लीज़ जल्दी से कुछ करो इससे पहले कि मेरे हस्बैंड प्राइवेट लोन ले लें। एंड पोस्टर दिखा बता देती हैं कि वो यहाँ गए हैं। तो तब मिस्टर बॉग फुल स्टाइल के साथ हैरी और वूजाई को अपने साथ लेकर मिस्टर चोई को बचाने गए। और वहीं मिस्टर चोई जो कि लोन पेपर्स पर साइन करने ही वाले थे जिसमें लिखा है कि अगर उन्होंने टाइम से पैसे वापस नहीं दिए विद इंटरेस्ट तो वो लोग उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेंगे कि तभी इन तीनों ने वहाँ आकर मिस्टर चोई को रोका। हैरी मिस्टर चोई को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाने लगा मगर गुंडे हैरी को ऐसा करने नहीं दे रहे थे। फिर बस होना क्या था, यहाँ इन सभी के बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई। यानी सभी एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरह मार रहे थे। पर जब एक टाइम ऐसा आया जब नाकवन वाले हारने ही वाले थे तो तब मिस्टर बॉग ने पत्थर निकाल कर गुंडों पे फेंके और फिर गुंडों के घायल होने के बाद ये सभी मौका देख वहां से भाग लिए। एंड वही दूसरी तरफ हैजुन जिसको उस लेडी का नंबर मिल चुका है जिसने मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग खरीदी थी, तो तब हैजुन उन्हें कॉल कर सॉरी बोलने लगा पेंटिंग डिलीवरी लेट होने के लिए। मगर वो लेडी बताती है कि कोई ज़रूरत नहीं, यानी मुझे मिस ओइन ने पहले बता दिया था कि पेंटिंग कुछ दिन बाद आएगी एंड आज वो खुद उस पेंटिंग को मेरे घर लेकर आने वाली है। तो ये सुन हैजुन के होश उड़ गए कि इसका मतलब मॉम ने ही पेंटिंग चोरी करवाई थी। और वहीं मिस ओइन जो कि पेंटिंग लेकर उसे डिलीवर करने जाने ही वाली थी कि तभी अचानक हैजुन उनके सामने आया और पूछता है कि ये वही पेंटिंग है ना जिसकी वजह से बाका को जॉब से निकाला गया, इसका मतलब वो आप ही थी जिसने इसे चुराया था। तो तब ये सुन मिस ओइन के होश उड़ गए, इसलिए वो इस बात से मुकरने लगी। मगर हैजुन कहता है कि प्लीज मॉम झूठ मत बोलिए, यानी मेरी अभी इस पेंटिंग को खरीदने वाली से बात हुई है। तो तब ये सुन वो चुप हो जाती हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि हैजुन ने जब जैसी बाका के पास आकर उसे बताया कि मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग मिल चुकी है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, तो तब ये बात सुन बाका बहुत ज़्यादा खुश हुई कि क्या सच में पेंटिंग मिल चुकी है। और फिर उस पेंटिंग को कार में रखा देख बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। हैजुन बताता है कि अब हमें इसे जल्दी से डिलीवर करके आना है ताकि तुम्हारे ऊपर लगे सभी इल्ज़ाम हट सके। तो ये सुन बाका हैजुन के साथ जाने के लिए मान गई। अब हमें नागवन गेस्ट हाउस का सीन दिखाया गया जहाँ सभी मिस्टर चोई को वापस लेकर आ चुके हैं। तो तब उन्हें देख मिस यांग गुस्से से उनको अपने साथ खींचते हुए अंदर लेकर गई। हैरी कहता है कि शायद आज मिस्टर चोई की हड्डियां टूटने वाली हैं। तो वही इंजी छुपकर मिस यांग की बातें सुन रही थी। मगर जब मैटर कुछ ज़्यादा बिगड़ा यानी मिस यांग मिस्टर चोई से डिवोर्स मांगने लगी, तो इसलिए इंजी को चुपचाप वहां से जाना ठीक लगा। दूसरी तरफ रेजिडेंट ना जो कि मिस डोही की बक सुन रहे थे, जो कि ये बोल रही थी कि आप प्लीज़ इंजी से ब्रेकअप कर लो क्योंकि मैंने सुना है कि वो पहले फेक गोल्फ क्लब्स बेचा करती थी, इसका मतलब उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं। मगर प्रेसिडेंट ना मिस डोही की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे थे कि तभी उन्हें उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि सर आज मिस्टर एंडी अपने गेस्ट के साथ कोरिया आने वाले हैं जिन्हें डायरेक्टर हैजुन पिकअप करने जाएंगे। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना खुश होने लगे।
मगर हैजुन जो कि इस पिकअप वाली बात को भूल चुका है एंड बाका के साथ कार में था, तो तब बीच रोड आकर एक बार फिर बाका को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगा। ये सोचकर कि अभी से मेरी बातें सुननी ही पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। मगर बाका जानबूझकर सोने की एक्टिंग करने लगी। हैजुन कहता है कि मैं इतना ज़्यादा काइंड और हैंडसम हूँ तो तुम कैसे मेरे साथ अभी तक फॉल इन लव नहीं हुई। मगर बाका कोई रिप्लाई नहीं देती, बस सोने की ही एक्टिंग करती जाती है। तो तब उसकी ये सब हरकतें देख हैजुन भी हंसने लगा। अब फाइनली ये दोनों उस घर के बाहर पहुंचे जहां उन्हें इस पेंटिंग को देना है एंड देन फाइनली उन्होंने मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग को डिलीवर किया। मगर जब जैसे वो लेडी पूछती है कि क्या मिस ओहिन नहीं आई, जबकि कॉल पर तो वो बता रही थी कि वो खुद पेंटिंग लेकर आने वाली हैं, तो तब ये सुन बाका को भी पता चल जाता है कि पेंटिंग की असली चोर खुद मिस ओहिन ही थी। अब हैजुन और बाका के वहां से जाने के बाद उन लेडी ने मिस ओहिन को कॉल कर थैंक्स किया पेंटिंग डिलीवर के लिए एंड बातों बातों में बता देती हैं कि हैजुन के साथ सेक्रेटरी बाका भी थी जो कि नेचर वाइज बहुत अच्छी है, यानी उसके साथ कॉफ़ी पीते टाइम मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो ये सुन मिस ओहिन हैरान रह गई कि हैजुन अपने साथ उस बाका को भी लेकर गया था। और वहीं दूसरी तरफ इंजी जो कि अपने रूम में थी, क्या तभी उसे प्रेसिडेंट ना कॉल कर बताते हैं कि मैं नाकवान के बाहर हूँ, इसलिए अभी अपना सभी सामान लेकर बाहर आओ। तो ये सुन इंजी के होश उड़ गए कि भला मैं इतनी जल्दी कैसे सब पैक कर सकती हूँ। और फिर जल्दी से बाहर आकर प्रेसिडेंट ना से पूछती है कि आप क्यों इतनी जल्दबाजी मचा रहे हो। तो तब उन्होंने बताया इसलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि तुम मेरे दुश्मनों के घर रहो। यहाँ ये दोनों बहसबाजी कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर बॉक और मिस माकरे के बाहर आने की आवाज़ें सुन इंजी परेशान हो गई कि अब भला मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं। इसलिए वो जल्दी से कार की डिग्गी में घुस गई और प्रेसिडेंट ना से उसे बंद करने को कहती है। तो तब उन्होंने ऐसा ही किया और फिर जब जैसे ये तीनों एक बार फिर आमने सामने हुए तो यहाँ ये तीनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे। मिस माकरे गुस्सा थी कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना और फिर मेरे फादर के पैसे चुराए। तो तब प्रेसिडेंट ना बताते हैं कि वो सब मैंने नादानी में किया था, यानी मैं उस टाइम मैच्योर नहीं था, इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच लड़ाई करवाई। और रही बात पैसों की, तो वो सिर्फ $20,000 ही तो थे जो कि मैं तुम्हें आज हैंड टू हैंड वापस कर सकता हूँ। मगर मिस माकरे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, ये बताकर कि हमें जिस टाइम उन पैसों की ज़रूरत थी तब तुम उन्हें चुरा के ले गए और अब उन पैसों का यूज़ करके सारा प्रॉफिट रखने के बाद ऐसे बन के दिखा रहे हो जैसे उस पैसे की कुछ अहमियत ही नहीं थी। पता भी है 50 साल पहले $20,000 को कितनी बड़ी रकम माना जाता था। मगर प्रेसिडेंट ना तब भी मिस माकरे की बातों को सीरियस नहीं लेते। इंजी बेचारे जिसका डिग्गी में दम घुट घुट के बुरा हाल था। और फिर जब वो दोनों वहाँ से चले गए तो तब वो प्रेसिडेंट ना को आवाज़ लगाकर डिग्गी खोलने को कहती है। प्रेसिडेंट ना बोलते हैं सॉरी लड़ाई के चक्कर में मैं अपनी सुंदरी को ही भूल गया था। और फिर बताने लगे कि इन दोनों से मुझे सख्त नफरत है। इंजी पूछती है कि वैसे हनी क्या सच में आपने चोरी की थी। तो ये सुन वो जोर से इंजी पे चिल्लाए और बताते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि इन लोगों को बिना बताए इनके पैसे लिए थे। और वहीं दूसरी तरफ घर जाते टाइम बाका जो कि हैजुन को थैंक्स बोल रही थी सभी चीज़ों के लिए, ये बोलकर कि मैं हमेशा तुम्हारी इस काइंडनेस को याद रखूंगी। तो तब हैजुन बोलता है कि अगर तुम इतनी ही थैंकफुल हो तो एक बार फिर मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचना, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा पर्सन नहीं जो दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करूं या उनकी मदद करूं। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो ये सुन बाका कार रुकवा कर डायरेक्ट बाहर आ गई एंड गुस्से में वहां से जा ही रही थी कि तभी हैजुन उसे रोक पूछता है कि तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो तब बाका बताती है इसलिए क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। मैं एक विधवा लड़की हूँ जिसे अपने बेटे के लिए अभी बहुत कुछ करना है, यानी मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं। मुझे पता है कि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि मेरी प्रॉब्लम्स एंड हो जाएं, मगर इसे लव नहीं कहते। यानी तुम्हारे दिल में सिर्फ अट्रैक्शन है जिसे तुम लव समझ रहे हो, वरना कोई कैसे मुझ जैसी लड़की को पसंद कर सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है मुझे लाइक करने का। तो इस पर हैजुन ने बताया पता नहीं, यानी मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों लाइक करता हूँ, पर बस करता हूँ। एंड इसमें तरस या अट्रैक्शन की कोई बात नहीं। मेरा लव तुम्हारे लिए प्योर है जो तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होगा।
इसलिए चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ और अब बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, इसलिए अब तो कार में वापस चलो। वैसे मुझे किसी को एयरपोर्ट से लेने जाना है वरना मुझे देर हो जाएगी। तो तब बाघा वापस कार में बैठ गई, मगर अब क्योंकि ये दोनों ट्रैफिक में फंस चुके थे इसलिए हैजुन कॉल कर ग्रैंडपा को बता देता है कि वो मिस्टर एंडी को लेने एयरपोर्ट नहीं जा पाएगा। तो ये सुन ग्रैंडपा नाराज़ हुए। मिस डोही जो कि वो भी ये सब बातें सुन चुकी थी इसलिए बोलती हैं कि तो फिर अब क्यों ना हम नाही को एयरपोर्ट भेजें मिस्टर एंडी को लेने के लिए, क्योंकि उसकी भी इंग्लिश हैजुन जितनी अच्छी है। तो ये सुन ग्रैंडपा मान गए। देन वो दोनों खुशी खुशी रेडी होने चली गई, मगर मिस ओहिन ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वापस रूम आकर हैजुन को लगातार कॉल्स करने लगी, मगर वो कॉल्स पिक नहीं करता। इसलिए गुस्से से कहने लगी कि ये सब सिर्फ उस बाघा की वजह से हो रहा है, यानी अगर हैजुन उस बाघा के लिए उसके साथ पेंटिंग डिलीवर करने नहीं जाता तो कभी नाही को मिस्टर एंडी से पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिलता। और फिर वो दिन याद करती हैं जब उन्होंने बाघा के हस्बैंड यानी कांग को पैसों से भरा बैग और गोल्ड दिया था, मगर तभी दिखाया गया कि प्रेजेंट में वो बैग किसी अननोन पर्सन के पास है जिसको उसने अपने लॉकर में रखा हुआ है। और फिर जब जैसे उस बैग को लॉकर से बाहर निकाला गया तो तब फेस देख रिवील हुआ कि वो अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर बॉक हैं। और बस फिर इसी शॉकिंग सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.